नमस्कार। 4 पीएम में मैं अखिल स्वामी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके स्नेह की आकांक्षा करता हूं। आज ये मेरा 4 पीएम में पहला आपका उद्बोधन है और आप लोग स्नेह देंगे, कमेंट देंगे तो मैं आपका आभारी होऊंगा। 3-4 दिन पहले मैंने माननीय निर्मला सीतारमण जी का एक स्टेटमेंट पढ़ा। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, जिसमें निर्मला जी ने कहा कि वो चुनाव इसलिए नहीं लड़ सकती कि उनके पास पैसा नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग, देश की जनसंख्या, कितने लोग ऐसे होंगे जो देश में चुनाव लड़ सकते हैं? कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी तनख्वाह इतनी होगी या इतनी सुविधाएं उनको मिलती होंगी जिसमें जितनी निर्मला ताई को मिलती हैं? निर्मला जी राज्यसभा की मेंबर हैं, मंत्री हैं, सारी सुविधाएं उनको मिलती हैं। पहले भी वो राज्यसभा की मेंबर थीं, उनको पेंशन भी मिलती है, तनख्वाह भी मिलती है, कार भी फ्री होगी, मकान भी फ्री होगा, यात्रा भी फ्री होगी और अच्छी खासी उनके पास तनख्वाह होगी, सुविधाएं होंगी। ऐसी सुविधाएं मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में शायद बड़े-बड़े गुजरात के पूंजीपतियों को छोड़ के शायद 0.5% लोगों के पास भी नहीं होंगी। तभी निर्मला जी ने यह कहा कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। तो मैं इसका विश्लेषण कर रहा था, मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि निर्मला जी के चुनाव लड़ने के इनकार करने के पीछे कारण क्या हो सकता है? पहला कारण अगर स्पष्ट मान लिया जाए, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। जैसे एक बार उन्होंने कहा था, जब प्याज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, लोगों ने कहा प्याज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो निर्मला जी ने कहा था कि मैं प्याज नहीं खाती। जेएनयू की पढ़ी हुई हैं, बड़ी प्रबुद्ध महिला हैं, क्योंकि देश के सबसे महत्वपूर्ण विभाग की मंत्री हैं। वित्त विभाग की मंत्री हैं, जो सब विभागों के ऊपर नियंत्रण रखता है। और जैसा कि माननीय मोदी जी का कहना है, भक्तों का कहना है कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, देश की जीडीपी जो है छलांगे मांग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बन गया है। तो अगर ये सब कुछ बन गया है तो वित्त विभाग का तो बहुत बड़ा योगदान इसमें रहा होगा। तो अगर देश की वित्तीय व्यवस्था को इतना अच्छा बना दिया है माननीय वित्त मंत्री महोदया ने, और लोगों के पास, देश की जनता के पास इतना धन आ गया है, इतना पैसा आ गया है, और जो विषमता है, आर्थिक विषमता है, वो इतनी कम हो गई है कि देश की जनता आज चुनाव लड़ने में समर्थ है। तो माननीय निर्मला जी, आप चुनाव लड़ने में पैसे न होने की वजह से असमर्थ क्यों हैं? इसका मतलब यह है कि कहीं आप देश की जनता को और विदेश के सब लोगों को यह मैसेज देना चाहती हैं कि देश की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा खराब हो गई है, इतनी ज्यादा बदहाल हो गई है कि हमारे जैसे मध्यम वर्ग के आदमियों को बात छोड़िए, देश के उन 80 करोड़ लोगों की बात छोड़िए जो 5 किलो अनाज पे निर्भर करते हैं, बाकी उन बेरोजगार युवकों की बात छोड़िए जिनके पिता नौकरी करते हैं, इसलिए 5 किलो अनाज तो उनको नहीं मिलता, लेकिन खुद वो नौकरी नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी उनके ऊपर परेशान है, परेशान कर रही है। ऐसी स्थिति में अगर देश की 99% लोग आपसे जो बदतर आर्थिक स्थिति में हैं, अगर आप चुनाव लड़ने में वित्तीय संसाधन न होने की वजह से असमर्थ हैं, तो इसका मतलब तो देश की 99% जनसंख्या चुनाव लड़ने में असमर्थ है। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हुई? इसका मतलब ये है, आपसे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले तो देश में शायद 1% लोग होंगे जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत बढ़ गया, शेयर मार्केट में उनका पैसा बढ़ गया, या वो लोग होंगे जो देश की संपदा लूट के भाग गए, बैंक को धोखा दे के भाग गए, या जिनके ऋण माफ कर दिए गए। ऐसे लोग तो जरूर होंगे, लेकिन वो देश में करीब 1% होंगे, गिने चुने होंगे। अगर केवल उन लोगों के पास जो आपसे ज्यादा संपन्न है, चुनाव लड़ने में योग्य है, आर्थिक स्थिति मजबूत होने की वजह से, इसका मतलब यह है कि देश के 99% लोगों की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वो अपनी रोजी रोटी, रोजगार, अपने
घर का पालन पोषण करने, 1200 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदने में असमर्थ होने, 100 रुपए का डीजल और पेट्रोल खरीदने में, सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने की वजह से टैक्सी ड्राइवर और थ्री व्हीलर्स की जो आर्थिक दुर्व्यवस्था हुई है और एमएसपी की गारंटी न मिलने की वजह से जो किसानों की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा खराब हुई है, तो वो सारे लोग इतनी ज्यादा आर्थिक बदहाली की स्थिति में हैं। जब आप की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, जबकि मेरे ख्याल से अंदाजन आपको 2.5-3 लाख रुपए तनख्वाह तो मिलती होगी, 2.5-3 लाख की पेंशन मिलती होगी, कार आपकी फ्री होगी, सुविधाएं आपकी फ्री होंगी, उसके बावजूद अगर आप इस स्थिति में हैं और क्या आपको भी मजबूर किया जाता है? मैं तो जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी, क्या इस सरकार के मंत्री और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी चुनावी बॉन्ड खरीदने पड़े हैं? क्योंकि अगर इतने तनख्वाह और सुविधाएं होने के बावजूद, सब कुछ फ्री होने के बावजूद अगर आप आर्थिक स्थिति अपनी इतनी कमजोर समझती हैं, तो क्या आप लोगों को क्या चुनावी बॉन्ड खरीदने में पैसा लगाना पड़ता है, जैसी ऐसी स्थिति आ गई है? तो पहला दृष्टिकोण तो मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से निर्मला जी ने ये मैसेज दे दिया है कि मैं अपने शासनकाल में देश की आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं पाई और देश की वित्त मंत्री भी इतनी असहाय स्थिति में है आर्थिक रूप से कि वो इलेक्शन लड़ने में असमर्थ हैं। एस जयशंकर साहब, दूसरे जो विदेश मंत्री हैं, आईएफएस थे, बड़े अच्छी जगह उनकी पोस्टिंग्स हुई, अमेरिका के भी एम्बेसडर रहे, कई बड़े-बड़े देशों के एम्बेसडर रहे और वो भी चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं। तो अब ये चुनाव लड़ने में असमर्थ है या इन्होंने जो क्षेत्र की जनता की प्रतिक्रिया इनको मिली है, जो इनको फीडबैक मिला है, उस फीडबैक से इनको यह आभास हो गया है कि ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तो ये व्हाट्सएप के माध्यम से ये प्रचार करना कि विदेश नीति बहुत अच्छी है, देश का डंका पूरे विदेश में बज रहा है। तो अगर ऐसा है और ये सही बात है, देश की विदेश नीति इतनी अच्छी है, अगर चीन से आपके संबंध अच्छे हैं, नेपाल से आपके संबंध अच्छे हैं, मालदीव से आपके संबंध अच्छे हैं, श्रीलंका से आपके संबंध अच्छे हैं, बांग्लादेश से आपके संबंध अच्छे हैं और अमेरिका और जर्मनी जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के मसले में बार-बार हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है भक्तों के द्वारा कि हमारे अंदरूनी मामले में वो हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो विदेश में डंका कहां बज रहा है? विदेश नीति की सफलता कहां है? कहां पे लोग आपका एक प्रकार से अनुपालन कर रहे हैं और आपकी बात को मान रहे हैं? और जब ये कहा जाता है कि अमेरिका बार-बार हस्तक्षेप कर रहा है, बोल रहा है कि हम नजर रखे हुए हैं अरविंद केजरीवाल के मसले पर, तो क्या इससे देश की छवि पूरे विश्व में खराब नहीं हो रही है और क्या ये विदेश नीति की असफलता का द्योतक नहीं है? जब भक्तों से बात करो तो वो कहते हैं जॉर्ज सोरोस का नाम लेते हैं, वो फोर्ड फाउंडेशन का नाम लेते हैं, मतलब कोई भी अगर विदेशी संस्था भारत सरकार की कुछ उपलब्धि बताती है तो गुणगान करने लगते हैं कि देखिए उस अखबार में छपा, उस न्यूज में छपा, फलाने एमपी ने कह दिया। लेकिन अगर वहां का विदेश मंत्रालय का स्पोक्स पर्सन ये स्टेटमेंट दे रहा है कि अरविंद केजरीवाल के मामले में हम चाहते हैं कि जो लीगल जस्टिस है वो हो, किसी के साथ अन्याय ना हो। और वहां पे जॉर्ज सोरोस का क्या लेना देना, वहां पे फोर्ड फाउंडेशन का क्या लेना देना, क्योंकि वो तो जो अमेरिका यूएसए की सरकार है उसका स्पोक्स पर्सन है, उसके मंत्रालय का स्पोक्स पर्सन है। अब आप चाहे नाटक करें, उसे बुलाएं, उसके यहाँ जो राजदूत हैं बुलाएं और कहें कि हमने डपट दिया कि हमारे इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप मत करो। तो जब आपने जैसे आपने कहा कि रूस यूक्रेन की जो लड़ाई हुई उसमें मोदी जी ने फोन किया और युद्ध रुकवा दिया और इजराइल और जो वहां पे पैलेस्टीन के बीच में लड़ाई हुई वो रुकवा दी और रुकवाने का प्रयास किया, तो होने दीजिए फिर लड़ाई, फिर आप उसमें हस्तक्षेप उसको नहीं माना जाएगा ना। अगर देश के विश्व के किसी भी कोने में किसी प्रकार का भी ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति बनती है कि वहां युद्ध होता है, वहां पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, तो हम हिंदुस्तानी, हम भारतवासी भी उसका विरोध करते हैं, चाहे वो किसी भी देश के अंदर हो। और हम भी चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध रुक जाए। हम भी चाहते हैं कि जो इजराइल के और
पैलेस्टीन के बीच में युद्ध हो रहा है वो रुक जाए, तो हस्तक्षेप नहीं है। हम तो ये चाहते हैं शांति बनी रहे, न्याय का जो मसला है वो सबसे ऊपर रहे, चाहे वो पाकिस्तान का मसला हो, चाहे श्रीलंका का मसला हो, चाहे अमेरिका का मसला हो, किसी भी देश का मसला हो, लेकिन न्याय सर्वोपरि होना चाहिए और सबको इक्वल फुटिंग पे न्याय की अपेक्षा सरकार से भी होती है और न्यायपालिका से भी होती है। हम ये मानते हैं कि जो प्रशासन है, वो भी किसी भी गरीब से गरीब आदमी की जो व्यथित है, जो परेशान है, जो पीड़ित है, उसकी आवाज को सुनना चाहिए और अगर किसी बलशाली व्यक्ति के खिलाफ वो संघर्ष कर रहा है, तो प्रशासन का प्रथम कर्तव्य है कि वो गरीब दरिद्र नारायण के पक्ष में, न्याय के पक्ष में खड़ा हो और कितना भी दबंग आदमी हो उसके खिलाफ खड़ा हो। ये प्रशासन से उम्मीद रखते हैं। अगर प्रशासन नहीं ऐसा करता तो हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनको हम चुनकर भेजते हैं, उनसे हम अपेक्षा रखते हैं, उनसे आशा करते हैं कि हमारी बात सुनेंगे और वो भी अगर नहीं सुनते तो हम न्यायपालिका में जाते हैं और ये चाहते हैं कि न्यायपालिका न्याय करे और जब वो निर्णय लेता है फिर उसको हम चैलेंज नहीं करते। लेकिन अगर इस प्रकार की व्यवस्था बन जाएगी कि जहां पे गरीब और अमीर के बीच में भेद होगा, जहां पे प्रफुल्ल पटेल का तो क्लोजर हो जाएगा एक केस का, जो कि बिल्कुल ओपन एंड शट केस था, बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था कि 15 एयरक्राफ्ट उन्होंने खरीदे और मतलब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने खरीदे और वो एयरक्राफ्ट का यूज नहीं हुआ, जबकि जो एग्जिस्टिंग फ्लीट थी उसका उपयोग नहीं हो रहा था। उसके बावजूद 15 एयरक्राफ्ट खरीदे जिनका कोई उपयोग नहीं हुआ, खड़े रहे और 700-800 करोड़ का घपला हो गया। पता नहीं कितना पैसा, और ये ईडी सीबीआई ने ये एफआईआर में लिखा चार्ज, और सबके बाद और आज केस इसलिए बंद हो गया क्योंकि वो शरद पवार को छोड़ के नई एनसीपी उन्होंने बनाई और आज उन्हें राज्यसभा के मेंबर भी हैं और जीवन का आनंद उठा रहे हैं। जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी जीवन का आनंद उठा रहे हैं, एमएलए हैं, और हेमंत विश्व शर्मा आनंद उठा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जबकि सबसे ज्यादा आरोप उनके ऊपर लगे थे। अजीत पवार आनंद उठा रहे हैं जिन पे 72,000 करोड़ का आरोप लगा था। आज वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। ये हालांकि ये दूसरी बात है कि उन्हें 6 सीटों का आवंटन किया जा रहा है, जिसमें अजीत पवार से कहा जा रहा है कि 30 सीटें जो हैं उसमें हमारे बीजेपी के लीडर्स आपके सिंबल पे लड़ेंगे। इसका मतलब यह है कि उनको अजीत पवार पे भी भरोसा नहीं है। हाँ, इतना जरूर उन्होंने किया कि आशा अनुसार अजीत पवार के केस भी बंद कर दिए और जो प्रफुल्ल पटेल साहब हैं उनके भी केस बंद कर दिए। दूसरी बात है कि सत्येंद्र जैन को 3 साल से जेल में रखा, मनीष सिसोदिया को भी अंदर कर दिया, संजय सिंह को भी अंदर कर दिया, अरविंद केजरीवाल को भी अंदर कर दिया। अब यही नहीं पता किसी को, जनता को ही नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल ना जब घूस देने वालों में है ना घूस लेने वालों में है। हवाई आरोप लगाने पे अगर किसी आदमी को अरेस्ट ईडी कर सकती है तो 142 करोड़ लोगों में से किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। क्या इस आदमी ने जाके फलाने को 2 करोड़ दिया, इसको जेल के अरे कोई मनी ट्रेल दिखाओ। ये दिखाओ जिस आदमी ने पैसा 100 करोड़ दिया वो किस बैंक से निकाला, किस फ्लाइट से गया, किस ट्रेन से गया, किस होटल में दिया, किस सूटकेस में दिया। होटलों के अंदर तो सीसीटीवी लगे होते हैं। जो वो मंत्री से बताते हैं काली कार के शीशे वो चढ़े हुए थे और उसके अंदर वो अरविंद केजरीवाल से मिला। अगर मिला तो कोई सीसीटीवी फुटेज होगी, कुछ तो एविडेंस होगा। अगर इस प्रकार का एविडेंस नहीं है तो किसी भी आदमी को एक सतही आरोप लगा के आप जेल के अंदर बंद कर देंगे और उसको बेल नहीं मिलने देंगे, क्योंकि ईडी के केस में बेल मिलना बहुत मुश्किल है और आरोपी को सिद्ध करना पड़ता है कि वो दोषी नहीं है, जबकि आरोपी को पता ही नहीं कि वो आरोपी है या विटनेस है। जिसको अरेस्ट किया गया जो घूस देने वाला था, वो पहले उसने अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं लिया, उसके बाद उसने दबाव पड़ा उसमें 5वीं या 6ठी बार उसने केजरीवाल जी का नाम लिया, फिर उसने 50-55 करोड़ रुपए जो है चुनावी बॉन्ड में दिया, फिर वो बेल में मस्ती ले रहा है और घूस लेने वाला जो चुनावी बॉन्ड के माध्यम से लिया वो भी मस्ती ले रहा है, देने वाला भी मस्ती ले रहा है और केवल अपने छूट के एवज में जो किसी आदमी को उसने नामजद किया था वो जेल के अंदर है, जबकि वो चुना हुआ मुख्यमंत्री है, दिल्ली प्रदेश की जनभावना को रिप्रेजेंट करने वाला मंत्री है। संजय सिंह बड़े तेज वक्ता थे, वो भी अंदर हैं। अब उनकी बीवी बच्चे, उनके परिवार के बारे में सोचना, तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जयशंकर जी और जो निर्मला सीतारमन जी इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे। क्या इसके पीछे एक और कारण है?
क्या ये दोनों जेएनयू के पढ़े हुए हैं? अच्छा, जेएनयू में अभी तक तो राज्यसभा में है लोग, लोकसभा तो इलेक्शन लड़े नहीं। अच्छा, लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे तो आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता के बीच में उनके प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। तो लोग पूछेंगे भाई बेरोजगारी क्यों है? दोनों मंत्री हैं। और महंगाई क्यों है? अमीर-अमीर क्यों होता जा रहा है? गरीब-गरीबी क्यों होता रहा है? ये तो निर्मला जी से पूछेंगे और जयशंकर जी से पूछेंगे कि भैया इतना तुम्हारा डंका बोल रहा है, डंका बज रहा है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट आपके हर चीज़ पे हस्तक्षेप करने का प्रयास कनाडा से आपके पंगे क्यों हो रहे हैं? मालदीव से आपके पंगे क्यों हो रहे हैं? बांग्लादेश से आपके पंगे क्यों हो रहे हैं? भई अगर हर जगह से पंगे ही हो रहे हैं, तो ये डंका किस बात का बज रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जयशंकर जी को और निर्मला सीतारमण जी को वास्तविकता में वित्तीय समस्या नहीं है, क्योंकि जयशंकर जी आईएफएस थे, अच्छी खासी पेंशन उनको मिलती है होगी और राज्यसभा मेंबर हैं, वहाँ भी मिलती होगी, मंत्री पद जो निर्मला जी को सारी सुविधाएं हैं, उनको भी सुविधा होगी। तो चुनाव न लड़ना क्या इस बात का द्योतक है कि ऐसे लोग जो राज्यसभा के माध्यम से मंत्री पद का आनंद ले रहे थे और जो जमीनी नेता बीजेपी के हैं, उन्होंने हमेशा इस बात पे आपत्ति की कि लोगों को आप राज्यसभा में ले लेते हैं जिनका जमीन से कोई लेना-देना नहीं, जो विदेश सेवा का आनंद लेते रहे और उसके बाद जाके मंत्री बन गए और हम लोग जो जमीनी संघर्ष करते हैं और बीजेपी के लिए लड़ते रहते हैं, उनको ना टिकट मिलता है, ना मंत्री पद मिलता है और बाकी जो बची-कुची कसर होती है, आप कांग्रेस वालों को लेके पूरी कर देते हैं। तो इस परेशानी से बचने के लिए ये कहलाया गया उनसे कि हम चुनाव लड़ने में असमर्थ हैं और ऐसे जमीनी नेता को क्योंकि अब तो अरुण गोविल साहब जो भगवान राम बने थे रामायण सीरियल में, वो मेरठ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, कंगना रनौत जी मंडी से इलेक्शन लड़ रही हैं, गोविंदा जी मुंबई से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि राजनीति में अगर आपको मंत्री बनना है या एमपी बनना है, तो जनता के खड़ंजे और सीवर के और खाने-पीने और उनके दुख-दर्द में शामिल होने की आवश्यकता नहीं। आप जाइए या तो कांग्रेस में रहिए, कांग्रेस में थोड़ी अपनी जड़ें जमाइए और सीधे पैराशूट कीजिए बीजेपी के अंदर बड़े नेता बन जाइए, मंत्री बन जाइए। जैसे जितिन प्रसाद 3 बार हारे, लेकिन आप मंत्री हैं, माधवराव सिंधिया 1.5 लाख वोट से हारे, लेकिन मंत्री हैं। तो या तो कांग्रेसियों को ऊँचा पद बीजेपी के अंदर मिलेगा या कलाकारों को मिलेगा या फ़िल्म हीरो और हीरोइन्स को मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी में संघर्ष करने वाले लोग हैं, मरने-मारने को उतारू होने वाले लोग हैं, व्हाट्सएप के पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, उनको अगर राजनीति में स्थान नहीं मिलेगा और कलाकारों को और कांग्रेसियों को ही स्थान मिलना है, तो मेरे ख्याल से ऐसा लगा कि विरोध या तो जनता का है या जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनका विरोध है या जेएनयू की जो उनकी पृष्ठभूमि है, उसके कारण क्योंकि व्हाट्सएप में जो भक्त लोग हैं, उन्होंने जेएनयू के खिलाफ इतना प्रलाप कर लिया है, इतनी उसकी बदनामी कर दी है। जब फील्ड में जाएँगे, करेंगे तो लोग पूछेंगे कि अगर जेएनयू इतना खराब इंस्टीट्यूट है, वैसे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा अगर किसी इंस्टीट्यूट की है, जेएनयू की है और जयशंकर जी और निर्मला सीतारमण जी वहीं की पढ़ी हुई हैं। लेकिन जवाब देना पड़ेगा, फिर अब क्या मुश्किल होगी क्योंकि जेएनयू को खराब भी नहीं कह सकते और जेएनयू को अच्छा भी नहीं कर सकते। वो तो उस काल्पनिक यूनिवर्सिटी के छात्र भी नहीं है, जहाँ से एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मिलती है। तो ये समस्या है, अब इसकी विश्लेषण मैंने तो किया, आप भी विश्लेषण कीजिएगा, बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा जिससे मुझे पता चले कि जिस डायरेक्शन में मैं सोच रहा हूँ, क्या आप भी उसी डायरेक्शन में सोच रहे हैं? बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।